हेलो एवरीवन। तो आज हम पावर शेयरिंग का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, क्या इसके रीजंस हैं, किस तरीके से पावर शेयरिंग करी जाती है और इसके रिगार्डिंग हमारी जो 2 केस स्टडीज़ हैं हम उन केस स्टडीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। कि हम 2 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो जो 2 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो चलिए पहले बेल्जियम की स्टोरी के बारे में समझते हैं कि बेल्जियम के अंदर क्या सिस्टम था, पावर शेयरिंग का पैटर्न में क्यों प्रॉब्लम आई वहाँ पर, तो वो सब शुरू करते हैं। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जिसके साथ लगने वाली जो कंट्रीज हैं वो है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्रीज हैं जो बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज हैं। बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो टोटली मिक्सचर है, ठीक है। टोटली मिक्सचर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लोग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आर डिवाइडेड। तो बेल्जियम एक छोटा सा पार्ट बोला गया है जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है थोड़ी सी, और जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की भी हाफ है, और ऐसे ही हरियाणा के जो साइज़ है उस साइज़ से भी काफ़ी कम है। तो बेल्जियम देखिए हमने 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ऊपर वाला जो है वो हमने फ्लैमिश रीजन दिखाया है और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमने वेलोनिया दिखाया है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स मेन है जो बेल्जियम के हैं। अब इन 2 पार्ट्स को डिवाइड कैसे किया गया है, देखिए यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो यूनिक है थोड़ा सा। 59% पॉपुलेशन यहाँ पर कैसी है जो डच लैंग्वेज यूज़ करती है, 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करती है, और 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करती है। अब ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर रहते हैं। जो 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है वो कहाँ रहती है, इस फ्लैमिश रीजन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही जो 40% पॉपुलेशन है फ्रेंच स्पीकिंग, ये कहाँ रहती है, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, ठीक है। ये पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है, वेलोनिया। फिर बात करते हैं 1% की। तो 1% के लिए ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी सेक्शन के अंदर आते हैं, तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया गया बेल्जियम के बारे में। फिर बात करते हैं हम इसकी कैपिटल की। जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स, और यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है वो टोटली डिफरेंट है। अपनी टोटली डिफरेंट कैसे है, सोचिए जिस परसेंट जो हमारे यहाँ पर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं डच स्पीकिंग वाले हैं, इनकी मेजॉरिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कैटेगरी है। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच बोलने वाले लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, 80% है, और डच बोलने वाले लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, तकरीबन सिर्फ 20%। तो अब यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आया कि अगर हम एक इस एथनिक कॉम्पोजिशन के बिहाफ पर गवर्नमेंट को सेट करते हैं तो हम कैसी गवर्नमेंट सेट करें, समझ ही नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं कि जिसकी मेजॉरिटी है उसकी हम गवर्नमेंट सेट कर देते हैं, तो हम मेजॉरिटी सिस्टम भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं पूरी की पूरी कंट्री का एवरेज निकालते हैं तो 40% माइनॉरिटी है, ठीक है, और 59% मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी किसकी है, डच की है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हम सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं, जो कैपिटल रीजन है वो अराउंड यहाँ पर है, तो कहते हैं कि अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ब्रुसेल्स की बात करते हैं, तो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग की। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी, किसकी मेजॉरिटी की बात सुने, किस मेजॉरिटी को हम मेन मेजॉरिटी कंसीडर करें, तो यहाँ कंफ्यूजन इस वजह से हुई। काफ़ी ज़्यादा सिविक स्ट्राइफ हुआ, काइंड ऑफ दैट वाज नॉट अ काइंड ऑफ सिविल वॉर, बट यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए 1960 से 1970s तक। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट रही और उन टेंशन्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज को फाइंड आउट किया गया। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी करे गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उसके बावजूद कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कैसा बनाया जाए कि इस कॉम्पोजिशन को ध्यान में रख कर ही हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सेटअप किया जाए। तो फाइनली जाकर बेल्जियम के अंदर क्या डिसाइड किया गया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम इन दोनों का 50-50% शेयर रखेंगे। 50% पॉपुलेशन कौन सी रहेगी, डच स्पीकिंग, 50% फ्रेंच स्पीकिंग, इन दोनों का ही एक शेयर रखा जाएगा गवर्नमेंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव्स रखे जाएंगे इक्वल। फिर फाइनली डिसाइड किया गया क्या, जब ब्रुसेल्स की बात आई तो ब्रुसेल्स के टाइम पीरियड पर भी यही डिसाइड किया गया कि हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि फ्रेंच का कहना था कि अगर डच स्पीकिंग ने हमारे लिए पूरी कंट्री के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि इनकी यहाँ पर मेजॉरिटी थी, तो डच ने अगर यहाँ पर हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो हम क्या यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ब्रुसेल्स के अंदर भी 50-50% पॉपुलेशन रखी गई और वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट काउंट करी गई और 50-50% के रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब बात आती है कि किस तरीके की गवर्नमेंट को सेट किया गया यहाँ पर।
अब गवर्नमेंट यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दो तरीके से गवर्नमेंट होती है, या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये यूनिटरी सिस्टम क्या है? यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो पावर्स होती हैं वो मेन पावर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी टाइम उसकी पावर्स को उससे छीन सकती है। लेकिन अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को ऐसे बिना किसी रीजन के छीन नहीं सकती। पार्लियामेंट्री डिस्कशंस होती हैं प्रॉपर इसके बारे में, और जब तक मेजॉरिटी विन नहीं कर जाती है तब तक आप स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीन नहीं सकते। तो पहले बेल्जियम के अंदर क्या फॉर्मेट था? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और उसके बाद चेंजेस लाए गए यहाँ पर, और यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया। अब ये फेडरल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया, स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया, और एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। ना व्हाट वाज दैट काइंड ऑफ थर्ड गवर्नमेंट? दैट वाज अ कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 50-50% रिप्रेजेंटेशन, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 50% रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद एक कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन रखा गया। अब ये कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या थी? मान लीजिए अब यहाँ पर ये जर्मन स्पीकिंग जो पब्लिक है, ठीक है, इनका तो कहीं से कोई शेयर आया ही नहीं, तो इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर बोला गया कि जो भी सीट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पर रखी गई हैं उन सीट्स के ऊपर इन तीनों में से कोई भी एलोकेट हो सकता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी एक ही कैटेगरी खड़ी होगी, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर सीट के लिए खड़ा होगा। और फाइनली जो वोटिंग होगी वो वोटिंग सब लोग करेंगे, जिसमें ये डिसाइडेड नहीं होगा कि जर्मन स्पीकिंग है तो सिर्फ जर्मन वाले वोट कर रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है तो सिर्फ फ्रेंच वाले वोट कर रहे हैं, और अगर डच स्पीकिंग है तो सिर्फ डच वाले वोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वोटिंग सब लोग करेंगे, कोई एक नहीं करेगा। और ये भी डिसाइड नहीं किया गया कि कौन कहाँ रहता है तो उस बिहाफ पर वोटिंग करी जाएगी। उन्होंने कहा आप बेल्जियम के अंदर रहते हैं, यू आर द बेल्जियंस, तो आप सबको वोटिंग करनी होगी, ठीक है। सीट के ऊपर या तो डच होगा या फ्रेंच होगा या फिर कोई जर्मन होगा, लेकिन उस सीट के ऊपर जब इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे तो उसमें वोटिंग सभी करेंगे, कोई एक कैटेगरी नहीं करेगी, ना ही कोई एक रीजन से कोई वोट करेगा इसके लिए। इस तरीके से बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उस कॉम्पोजिशन के बिहाफ पर वहाँ पर एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। फिर बात आई कि जो चेंजेस लाए गए थे बेल्जियम के अंदर, तो ये चेंजेस किस तरीके से लाए गए? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तकरीबन 4 बार इसके अंदर चेंज करना पड़ा, किस तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, और 50-50% रिप्रेजेंटेशन की बात करेगी, फिर फाइनली जाके एक कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। अब बात करते हैं कि फ्रेंच और डच की वैल्यू क्या थी उस कंट्री के अंदर। डच स्पीकिंग पीपल जो थे ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे, मतलब ज़्यादा कुछ खास उनको एजुकेशन का राइट नहीं दिया हुआ था, हालांकि मेजॉरिटी थी इनकी कंट्री के अंदर, लेकिन ये कुछ खास आगे नहीं थे। लेकिन जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, जिनकी मिनॉरिटी थी, वो रिच भी थे और उनके पास एजुकेशन का राइट भी था, लेकिन उसके बावजूद फ्रेंच स्पीकिंग जो थे यहाँ पर मिनॉरिटी सेक्शन के अंदर थे। तो जब डच ने यहाँ पर इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फ्रेंच को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। फिर बात आती है कि एक स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर कि बेल्जियम जो है, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, उसको हेड क्वार्टर डिक्लेयर किया गया यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, जब ब्रुसेल्स का या बेल्जियम का जब कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ज़्यादा टफ था, इतना टफ लाइक लोगों को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर, उनके खुद के लोगों को, कि इसके अंदर क्या है, क्या सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। लेकिन वो सब एक बात से खुश थे कि इस कॉम्पोजिशन की वजह से, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, और अगर इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं दैट मीन्स इट इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसी रीज़न से जब यूरोप की बाकी कंट्रीज़ ने आकर वहाँ पर विजिट किया तो उन सब ने क्या देखा कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है दैट मीन्स इट इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी रीज़न से यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का इसको हेड क्वार्टर डिक्लेयर किया गया। दैट वॉज द स्टोरी अबाउट बेल्जियम। नाउ व्हाट गोज अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग स्टेट मानी जाती है, नेबरिंग आइलैंड माना जाता है, हमारे इंडिया के साउथ में लाई करता है ये, ठीक है, दैट इज़ अ आइलैंड। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके जा चुके हैं,
ठीक है। दैट वाज अराउंड द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था उस टाइम पर बहुत सारे नेटिव्स थे इंडियंस जो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, श्रीलंका में। तो श्रीलंका की कहानी है क्या? श्रीलंका को 1948 के अंदर फ्रीडम मिली थी। अब 1948 में जब उसको फ्रीडम मिली तो उस टाइम पर श्रीलंका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका था, ठीक है। और वहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो क्या था, 74% वहाँ की जो जनरेशन थी, पब्लिक थी, पॉपुलेशन, वो क्या बोलती थी, सिन्हाल लैंग्वेज बोलती थी, सिन्हाल स्पीकर्स थे वो, और बुद्धिज़्म रिलीजन को वो फॉलो करते थे। 18% वहाँ पर थे तमिल स्पीकर्स जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, जो मोस्टली नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का वहाँ पर रहते थे। देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर मार्क करके बताया हुआ है कि ये जो रीजन है सारा जो रेड मार्क्ड है वो ऐसा रीजन था जहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, और जो ग्रीन पार्ट मैंने मार्क किया है वहाँ पर सब इंडियन तमिल्स रहते थे। तो 18% यहाँ पर तमिल्स थे, जिसमें से 13% तो श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% यहाँ पर इंडियन तमिल्स हैं। तो तमिल्स का जो रिलीजन था वो रिलीजन कौन सा था, हिंदू या फिर मुस्लिम। ऐसे ही 7% यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियंस क्या करते थे, उनका रिलीजन क्या था, वो कहते हैं या तो हम सिन्हाल का रिलीजन फॉलो कर लेंगे या फिर हम तमिल्स का रिलीजन फॉलो कर लेंगे। उन्होंने अपना पार्टिकुलर कोई डिसाइड नहीं किया, हालांकि क्रिश्चियनिटी अपने आप में एक अच्छा रिलीजन है, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दो तरीके से रिलीजन का फॉलो अप किया। अब सिचुएशन क्या थी कि 1948 के अंदर जब श्रीलंका को फ्रीडम मिली तो उस टाइम पर कन्फ्यूज़न थी इन्हें भी सबको कि यहाँ पर कौन सा हम सिस्टम अडॉप्ट करें कि हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, दैट वुड बी नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। वी कैन राइट इट हियर। दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। दैट मीन्स कि जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने विल्स को इम्पोज करती है किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, उन्हें फोर्स करती है कि आप हमारी मर्जी से काम करिए, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म। अब मेजॉरिटेरियनिज्म के बिहाफ पर 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया और इस एक्ट का नाम रखा गया सिन्हाल सुप्रीमेसी एक्ट। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म के बिहाफ पर सिन्हाल सुप्रीमेसी एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में क्या बोला गया कि मेजॉरिटी सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। दैट मीन्स कि जो लैंग्वेज जिसको हम अडॉप्ट करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज होगी, सिन्हाल लैंग्वेज। जो रिलीजन यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, फोस्टर किया जाएगा, दैट वुड बी ऑलवेज बुद्धिज्म। और गवर्नमेंट जॉब्स और रिजर्वेशंस जो भी प्रोवाइड करी जाएंगी वो किसे करी जाएंगी, सारे सिन्हाल स्पीकर्स को करी जाएंगी। दैट मीन्स व्हाट अबाउट तमिल्स एंड क्रिश्चियंस, उनके बारे में किसने क्या सोचा, कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली बात है, जब एक पर्सन लगातार सामने वाले दो लोगों को क्रिटिसाइज करता रहेगा, वो पूरी कम्युनिटी है जो दो लोगों को क्रिटिसाइज कर रही है, तो सोचिए जिनके साथ क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक ना एक टाइम पर आकर वो खड़े हो जाएंगे कि बस बहुत हो चुका, अब हम बर्दाश्त और नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली ऐसे ही सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी अराइज हुई। मेजॉरिटेरियन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, 1956 में एक्ट पास कर दिया जिसके बिहाफ पर तमिल्स के साथ टोटली डिस्क्रिमिनेशन होता रहा, कोई सपोर्ट नहीं दिया गया उन्हें। फाइनली इनके साथ ये भी किया गया इवन कि ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो तमिल स्पीकर्स ने क्या कहा कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, प्लीज़ हमारी इन डिमांड्स को पूरा कीजिए। अगर आपने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है ये। तो तमिल ने डिमांड क्या करी, उन्होंने कहा कि क्यों ना जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सबके लिए कॉमन कर दी जाए, कि सिन्हाल्स की जगह हम अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में तमिल्स को भी इंक्लूड कर ले, कि तमिल लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर ले। तो यहाँ पर उन्होंने पहली बात रखी लैंग्वेज की। दूसरा उन्होंने कहा कि रिलीजन तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि हम किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करें। तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स सिर्फ उनको सिन्हाल्स को दे रहे हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे सिर्फ सिन्हाल्स ही तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब सारी उन्हीं के पास जाएंगी, लेकिन अगर आप हमें पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे तो हम कैसे उन जॉब्स में जा सकते हैं। पढ़ने का मौका क्यों नहीं देंगे वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, सिन्हाल लैंग्वेज, और तमिल्स को कौन सी लैंग्वेज आती है, तमिल। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, स्कूल में जा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज को पहले कॉमन करिए कि लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो उस बिहार पर हम स्कूल जाएंगे, स्कूल में क्लासेस लेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद हम जॉब्स लेने के लायक रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि रिजर्वेशन तो सिर्फ किसके पास है, सिन्हाल्स के पास है। गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी किसको दी गई है, सिन्हाल्स को दी गई है। तो उस प्रायोरिटी को ख़त्म करके तमिल्स को भी जॉब्स प्रोवाइड करी जाएँ, ठीक है।
तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी तमिल्स की। लेकिन सोचिए कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा कि मेरे हाथ में इतनी सारी पावर्स हैं और मैं अपनी पावर्स उठाकर किसी और को दे दूंगी। डेफिनेट सी बात है मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर मैं समझदार होंगी तो मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन सिन्हाल्स ने क्या किया, इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया। अब मना किया तो श्रीलंका के अंदर कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन भी किया गया, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज जो इलीगल तरीके से बनाई गई। वो पार्टीज किसकी थी, वो पार्टीज थी तमिल्स की। तो इन्होंने एक डिमांड रखी कि ठीक है, इट्स ओके, अगर आप हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं करते हैं तो हमारी कई और डिमांड है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई। उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है सारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो ये रीजन का आप एक अलग नेशन क्रिएट कर दीजिए। नेशन मतलब एक अलग कंट्री बना दीजिए। तो वो कंट्री कौन सी होगी, वो कंट्री का नाम होगा तमिलयालम, ठीक है, नाम रखा गया तमिलयालम। अब इसको आप तमिलयालम बोलिए या तमिलयालम बोलिए, आप दोनों नाम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से नई कंट्री की बात करेगी कि एक नई कंट्री का फॉर्मेशन किया जाए, लेकिन सिन्हाल्स ने उसके लिए भी मना कर दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। फाइनली जाकर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। अब ये जो लड़ाई हुई, ये लड़ाई काफ़ी बड़े स्केल पर हुई और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से। अब ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ इसको हमने नाम क्या दिया, सिविल वॉर। नाउ व्हाट इज सिविल वॉर? सिविल वॉर होता क्या है हम तो नहीं जानते। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक ही कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से लड़े कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, तो उसे हम सिविल वॉर का नाम देते हैं, जो कि श्रीलंका के अंदर हुआ। और इस वजह से वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में चले गए, बहुत सारे लोग मारे गए। अब मरने वाले लोगों में ये तो था नहीं कि सिर्फ तमिल के लोग मारे गए हैं या क्रिश्चियनिटी मारी गई है या फिर सिर्फ सिन्हाल्स मारे गए, सभी के लोग मारे गए। तो सोचिए इसमें नुकसान किसका हुआ। यही अगर पावर को पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, पावर को शेयर कर दिया जाता, तो शायद ये सिचुएशन कभी आती ही नहीं। फाइनली जाके जब ये सिविक स्ट्राइफ हो गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सारी खत्म हो गई, सोशल डेवलपमेंट खत्म हो गई, तो फाइनली जाके बाद में डिसाइड किया गया कि काइंड ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जाएगा। और आज की डेट में श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, ठीक है। अब हमें ना इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था कि ये तमिल्स को दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया। तमिल दो तरीके के हैं, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन से तो हमें समझ में आ गया कि श्रीलंका के नेटिव्स थे, लेकिन इंडियन तमिल से हमें समझ में नहीं आया कि इंडियन तमिल्स क्यों बोला गया। वो कह रहे हैं कि इंडियन तमिल्स वो थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में प्लांटेशन साइट्स पर काम करने के लिए श्रीलंका माइग्रेट हुए थे, ठीक है, कि प्लांटेशन पर काम करेंगे, वहाँ से कुछ अर्निंग लिवलीहुड अर्न करेंगे। तो वो सब जो वहाँ पर शिफ्ट हुए, वही उन्हीं के फोर फादर्स, इन इंडियन तमिल्स के फोर फादर्स जो शिफ्ट हुए थे, उन्हीं के आगे बच्चे यहाँ पर क्या हैं, इंडियन तमिल्स की तरह रह रहे हैं। फाइनली बाद में माइग्रेट होकर वापस तो इंडिया नहीं आए, श्रीलंका में ही वो सर्वाइव कर रहे थे, बट दीज आर कॉल्ड एज अ इंडियन तमिल्स। तो ये थी कहानी बेल्जियम और श्रीलंका की। और अगर हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं तो बेल्जियम ने काफ़ी अच्छा सिस्टम अडॉप्ट किया, लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी हुए, प्रॉब्लम्स टेंशन्स वहाँ पर भी रही, लेकिन उन टेंशन्स को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया जिससे कि कंट्री के अंदर सिविक स्ट्राइफ की सिचुएशन आए, प्रॉब्लम्स और बढ़े, ठीक है। और श्रीलंका के अंदर उन्होंने अपना थोड़ा सा बैकवर्ड पार्ट दिखा दिया कि अगर हम मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी सिन्हाल्स की है, मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट करते तो हमारे लिए गवर्नमेंट को रन करना इजी हो जाएगा। लेकिन दैट वाज सच अ टिपिकल टास्क टू रन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द एथनिक कॉम्पोजिशन। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एथनिक कॉम्पोजिशन। नाउ व्हाट इज इट? एथनिक का मतलब क्या होता है कि जब हम शेयर्ड कल्चर के साथ, मतलब लोगों का अलग अलग कल्चर है और उस कल्चर के साथ हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में मिलजुल कर फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन, जो कि बेल्जियम का काफ़ी अच्छा था। लेकिन श्रीलंका ने उस एथनिक कॉम्पोजिशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उन सिचुएशन से सीख क्या मिली फाइनली, कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक हॉकी का गेम देखते हैं, ठीक है, हॉकी खेल रहे हैं, पूरी टीम है, अगर उस टीम के अंदर मेजॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपने गोल के चक्कर में टीम को हरा देते हैं,
लाइक मुझे गोल करना है, मुझे गोल करना है, मुझे अपना गोल करना है। तो इस चक्कर में वो पास नहीं करेंगे, और पास नहीं करेंगे मतलब पावर्स को देंगे नहीं, सामने वाले पर्सन को पावर नहीं दी, और उस वजह से क्या हुआ, खुद का गोल भी गया और टीम भी हार गई। इससे क्या पता चलता है कि श्रीलंका ने जब मेजॉरिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया तो उससे प्रॉब्लम अराइज हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने की बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो गई, लोगों का जो आपस का प्यार था, वो फ्रेटर्निटी थी, वो सब चीज़ें खत्म हो गई, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई, कितने लोग उसके अंदर मारे गए। तो इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए पहले भी ये काम किया जा सकता था कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता था, बट वहाँ पर नहीं किया गया। फाइनली उसके बाद श्रीलंका ने भी अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक सिस्टम को। तो यहाँ पर हमारी ये जो केस स्टडीज़ हैं कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो हमें ये समझ में आया कि हमें बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पावर्स शेयरिंग मेथड्स, कि हम किस किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी आउट करेंगे कि पावर शेयरिंग के एग्जैक्ट रीजंस हैं क्या। ओके, गुड बाय।